फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इससे बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पीटी पर्पज़ के लिए और मेंस पर्पज़ के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन इसमें पूछते ज़रूर हैं, खासकर आर्टिकल 29, 30, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, 21, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू में क्या था कि जो किंग लॉ बना देता था वो सबके ऊपर बराबर एप्लीकेबल होता था एंड नो बडी कैन चैलेंज इट। एंड इवन दो वो लॉ गलत है या सही है, वो जैसे है आपको पालना करनी पड़ेगी। उसके बाद एक किंग जॉन थे इंग्लैंड में। ये 1215 ईस्वी में करीब उनकी जनता ने उनके साथ विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्यों कर दिया? क्योंकि उनके जो भी लॉ वो बनाते थे वो इतने अच्छे नहीं होते थे और वो जनता को पसंद नहीं आते थे, क्योंकि वो ही वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक किंग। इसके बाद जनता सारी ने इकट्ठे होकर उसका थ्रोन आउट करने की कोशिश की। तो देन उन दोनों के बीच में एक संधि हुई, वहाँ की प्रजा और किंग के बीच में। उनमें क्या हुआ कि किंग ने कहा कि मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें दूंगा, इस बदले में आप मुझे किंग रहने दोगे। तो वो क्या चीज़ें दी? वो चीज़ें दी, कुछ राइट्स दिए कि आप जब भी आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ऑपरेशन होना, आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ ज़्यादा किसी चीज़ों का दबाव डल रहा है, तो आप सीधा मेरे पास आ सकते हैं। कुछ ऑफिसर अपॉइंट किए उन्होंने। तो उस डॉक्यूमेंट का जो नाम था उसे कहते थे मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो बाद में जब अमेरिका ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो अमेरिका ने बनाया था। ये करीब 1776 की बात है। तो जब उन्होंने अपना लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसका उन कैथोलिक्स ने बहुत ज़्यादा उसका विद्रोह किया। कैथोलिक्स ने कहा कि आपने लॉ तो बना लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या इस लॉ में ऐसी चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन लगाया जा सके? तो बाद में इस चीज़ों को कंसीडर किया गया, तो वहाँ पे डाले गए फंडामेंटल राइट्स। तो वहाँ से ये कंसेप्ट शुरू हुई फंडामेंटल राइट्स की। ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैग्ना कार्टा, जो मैंने किंग जॉन आपको मैंने किंग जॉन के बारे में बताया, वहीं से कंसेप्ट ली गई थी फंडामेंटल राइट्स में, कि मैग्ना कार्टा एक कंसेप्ट थी और वैसे ही हमें कुछ कुछ राइट्स देने हैं और वो फंडामेंटल राइट, उनको फंडामेंटल नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी है। अब ह्यूमन लाइफ इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो ये फंडामेंटली आपकी ओरिजिन के लिए ज़रूरी है। सांस लेना, अच्छा पानी, अच्छी एयर, ये क्या है? ये आपकी जीवन के लिए ज़रूरी है। तो ये इसीलिए इसको फंडामेंटल नाम दिया गया, फंडामेंटल राइट। तो ये दिस राइट इज़ नॉट ऑपोजिट टू रॉन्ग, कि रॉन्ग से ऑपोजिट है तो ये राइट है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये राइट ऐसे एक अधिकार हैं जो आपको इस चीज़ के लिए इस चीज़ के लिए दिए जाते हैं कि ये आपके लिए ज़रूरी हैं, आपकी एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी हैं, आपकी ह्यूमन आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी हैं, आपकी डिग्निटी के लिए ज़रूरी हैं। तो इसीलिए तो ये फंडामेंटल राइट दिए गए। उसके बाद जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस चीज़ को ध्यान रखा गया। तो फंडामेंटल राइट जो पार्ट थर्ड में प्रोवाइड हैं अभी डाले गए, पार्ट थर्ड में ये आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। अब आर्टिकल 12 को अगर देखें तो उसमें स्टेट की डेफिनेशन है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट ये पार्ट थर्ड इज़ डीलिंग विद अ फंडामेंटल राइट। तो ये इसको समझ लिया जाता है कि 12 से 35 फंडामेंटल राइट हैं। तो जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में जो प्रोवाइड था, ये भी फंडामेंटल राइट था।
लेकिन बाद में इसको 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको निकाल दिया गया। निकालने के बाद मैंने आपको पिछली क्लास में अमेंडमेंट में मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टी का इशू जब चला तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, और केशवानंद शंकरी प्रसाद से लेके केशवानंद भारती तक हम कैसे पहुँचे। तो राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट जब ख़त्म हो गया तो इसको डाल दिया गया आर्टिकल 300A में, एक नया आर्टिकल बना दिया, उसको बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट में फ़र्क क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट वो चीज़ है जो आपके ह्यूमन आइडेंटिटी के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। इट्स अ डिपेंडेंट अपॉन समथिंग। उस पर आप क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन गवर्नमेंट लगा सकती है। और फंडामेंटल राइट जो है वो आपकी आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू हैव अ गुड वाटर, राइट टू फ्री एनवायरनमेंट। ये क्या है? क्या इसके बिना आप जी सकते हो? नहीं जी सकते हो। लेकिन अगर वो लीगल राइट, अगर राइट टू प्रॉपर्टी देखा जाए तो अगर वो ना भी हो, तो अगर वो फंडामेंटल राइट अगर आपको ना भी दिया जाए, एक्सरसाइज ना भी हो, तो आप जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो डिग्निटी के साथ भी जी सकते हो, वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट में यही फ़र्क है कि फंडामेंटल राइट जो हैं पार्ट 3 में दिए गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट अदरवाइज दिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट में आपको जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगाती है, जैसे राइट टू वोट है। एक फ्रेंड ने मेरे ड्यूरिंग क्लास पूछा था कि राइट टू वोट क्या फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है। तो ये राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाला एक केस आया था, जिसमें कुछ चीज़ें पंचायत इलेक्शन के लिए कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की गई थी कि ये चीज़ें ज़रूरी होंगी। जैसे आपकी 10th क्लास पास होना ज़रूरी है। अगर आप वोमेन हैं तो आपके 8th क्लास तक पास होना ज़रूरी है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5th क्लास तक पास होना ज़रूरी है। अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके जो बिल हैं, जो आपने वहाँ पे सोसाइटी में पैसे ले रखे हैं, अगर वो नहीं दिए तो आप इलेक्शन में पार्ट नहीं कर सकते, वोटिंग राइट नहीं आपका रहेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, कई चीज़ें थी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये जब केस पहुंचा तो उन चीज़ों को कंसीडर किया गया। क्या ये ऐसी चीज़ों को रोका जा सकता है? उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू वोट इट्स डिपेंडेंट अपॉन अ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट है तो ही तो आप राइट को एक्सरसाइज करोगे। राइट को एक्सरसाइज करने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर इस राइट को एक्सरसाइज करना हो तो आपके पास कुछ चीज़ें गवर्नमेंट पे ऊपर डिपेंड करती हैं, ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करे या गवर्नमेंट की वो चीज़ें हों। अगर नहीं है तो वो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप सीधा कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये चीज़ें मेरे को नहीं दी जा रही हैं। हाँ, एक केस है राइट टू वोट पे रिलेटेड कि भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JK। उसमें एक बंदा था, वो जम्मू कश्मीर में किसी तरफ जा रहा था तो उसको पुलिस ने रोक लिया। उस दिन वोटिंग होनी थी, पुलिस ने रोक लिया तो वो वोट नहीं कर पाया, उसका कैंडिडेट हार गया था। लेकिन वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने माना कि आपका जो राइट टू वोट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये अबॉलिश हुआ है, ये अब्रिज हुआ है। तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये सुप्रीम है, इसको कटेल किया जा सकता है। वैसे ही फंडामेंटल राइट्स को भी कटेल किया जा सकता है, लेकिन उस कटेलमेंट की एक सर्टन लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे वो लिमिटेशन कुछ भी हो सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स को लेके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और फंडामेंटल राइट आपको नाम से पता चल रहा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांटेड किए हैं। ग्रांटेड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं, बेसिकली उन चीज़ों का एक चैप्टर है, तो इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो इसलिए इनको फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया था 7 हैं, अभी 6 रह गए हैं। तो 6 कौन कौन से हैं? पहला जो आर्टिकल है, अब देखा जाए तो आर्टिकल 14 को आगे एक्सटेंड किया गया है। उसकी एक्सटेंशन, इट्स एक्सटेंशन 15, 16, 17, 18।
अगर ये 16, 17, 18 ना भी होते तो ये आर्टिकल 14 में ही चल जाने थे। ये इट्स एक्सटेंशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ तक हुआ? आर्टिकल 14 to 18। उसके बाद नेक्स्ट राइट आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम वो क्या है? 19, 20, 21, 22 ये फ्रीडम देता है आपको। उसके बाद ये 2 हो गया। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 22, 23 ये देता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशंस। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28 तक। उसके बाद आर्टिकल 29 और 30 है, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। उसके बाद आर्टिकल 32 है जो ये कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब कुछ दोस्तों के मेरे पास टेक्स्ट आया था, वो कह रहे थे कि सर ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं आर्टिकल 29 और 30, इसमें एजुकेशनल राइट्स की बात की गई है, लेकिन आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन क्यों डाला गया है? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो राइट टू एजुकेशन 21A में डाला गया है वो बाद में ऐड हुआ है। बाद में कब ऐड हुआ है? 86 अमेंडमेंट 2002 में। और वो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ फ्रीडम। अगर देखोगे तो ये आपकी राइट टू लाइफ का पार्ट है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये एजुकेशनल राइट को वहाँ पे 29 और 30 को प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे वो देता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्टिकल 21A में वो राइट आपको देता है, लेकिन 29 में वो प्रोटेक्ट करता है कि आपके जो भी एजुकेशनल राइट्स हैं, कोई मिनॉरिटीज़ के जो जिनकी अलग से स्क्रिप्ट है, जहाँ अलग से कल्चर है, उनको हमने एक प्रोटेक्शन के लिए ये राइट्स दे रखे हैं, कल्चरल राइट्स दे रखे हैं। तो हम इक्वालिटी से शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 टॉक अबाउट राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी में 2 कंसेप्ट हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ देखेंगे तो ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ये थोड़ी सी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ब्रिटिश ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अब मैंने आपको बताया था कि ये राइट्स हैं लिमिटेशन अपॉन गवर्नमेंट्स, कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे ये जो आइडेंटिटीज़ हैं जो आम ह्यूमंस की वो खतरे में आए। तो इसीलिए ये नेगेटिव कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो ब्रिटिश से ली गई है। तो जो वो ये कहती है कि इक्वल, जो वो डाइस की एक कंसेप्ट है, डाइस क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ, कि कोई भी बंदा चाहे वो अमीर है, गरीब है, कोई भी है, वो लॉ से ऊपर नहीं होगा। अगर वो लॉ से ऊपर नहीं होगा तो सारे समान होंगे, इक्वल होंगे। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्विटी इज़ टॉकिंग अबाउट टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, लेकिन इक्वालिटी ऐसा नहीं कहती है। इक्वालिटी कहती है टू गिव अपॉर्चुनिटी टू दैट पर्सन हु इज़, जो पीछे रह गया उसको आगे लेके जाना, ये भी इक्वालिटी है। जैसे आपने रिजर्वेशन की कंसेप्ट देखी है आर्टिकल 16 और 15 में। 15 में जो आपने स्कूलों में एडमिशन लेने का प्रोसेस है उसमें आप रिजर्वेशन ले सकते हो, और रिजर्वेशन की कंसेप्ट है। और जॉब्स में जो रिजर्वेशन की कंसेप्ट है वो आर्टिकल 16 में है। तो रिजर्वेशन के कंसेप्ट के पीछे क्या क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि हम इक्विटी बेस्ड पे नहीं जाते, हम इक्वालिटी बेस्ड पे जाते हैं। इट्स आल्सो इक्वालिटी कि जो पीछे रह गए उनको आगे लेके आना है। और इक्विटी क्या कहता है कि जो जहाँ है उसको बराबर रख कर दो, पीछे वालों को आगे लाने की ज़रूरत नहीं है, आगे वालों को पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ है वहाँ रहने दो। लेकिन इक्वालिटी कहती है जो पीछे रह गए उनको आगे लेके आओ और बराबर लेके चलो। तो एक्चुअली जो रिजर्वेशन की कंसेप्ट यही थी कि गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट बैकवर्ड क्लास सो डैट दे विल कम
इन फ्रंट ऑफ यू, इन पैरेलल ऑफ यू, एंड वो हाथ से हाथ मिला के हम आगे चलें। तो आर्टिकल 14 जो बात करता है वो बड़ी ब्रॉड बात करता है, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, 15, 16, 17, 18, ये सारी बातें। अगर आर्टिकल 15 देखोगे तो वो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। तो 14 इक्वालिटी की बात करता है, 15 डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, 15 डिस्क्रिमिनेशन को अगर रोकता है तो उसमें एक आर्टिकल है 15(3), वो ड्यूटी भी उसके ऊपर डालता है, पॉजिटिव ड्यूटी स्टेट के ऊपर, कि आपने बच्चों के लिए और वुमेन्स के लिए आप ऐसे लॉ बनाओगे जो उनको इक्वल बनाएं दूसरों के प्रति। तो बेसिकली क्या कंसेप्ट है कि इक्वल करने के लिए आपको कुछ ऐसे लॉ दूसरों से अलग ऐसी कम्युनिटी के लिए बना सकते हो जो कम्युनिटी पीछे रह गई है। तो इट्स आल्सो अ रिजर्वेशन। तो अगर रिजर्वेशन की थोड़ी सी कंसेप्ट देखें, क्योंकि आप ये चीज़ें 14, 15, 16, 17, 18 को आप बेरेक्ट से अच्छे से पढ़ सकते हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक्स में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ जिससे आप इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन मेंस में भी आए तो आप कर सको। उसके बाद अगर रिजर्वेशन की कंसेप्ट देखी जाए तो रिजर्वेशन में सबसे पहले सबसे पहले इसमें कुछ कमेटीज़ बनी थी। बैकवर्ड कमेटी एक बनाई थी, काका कालेकर कमेटी, जो 1953 में बनाई गई थी, जिसका ये काम था कि बैकवर्ड कितनी ऐसी कास्ट और कितने ऐसे बंदे हैं जो अपनी रिप्रेजेंटेशन सामने उनकी नहीं आ रही है पूरी सोसाइटी में। तो काका कालकर की कमेटी ने 1955 में अपनी सारी रिपोर्ट दी, लेकिन उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1979 में एक मंडल कमीशन बनाया गया। मंडल कमीशन मोरारजी देसाई ने बनाया था जब ये जनता गवर्नमेंट आई। मैंने आपको बताया था जनता गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज़ें की थी। जस्टिस बेग वाली एक आपको कंसेप्ट बताई थी कि जस्टिस बेग जब चीफ जस्टिस बन गए थे, जस्टिस खन्ना ने बनना था उनको सुपरसीड करके। तो अब वही दौर चल रहा है 1979 का, जब जनता गवर्नमेंट थी और मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन का काम क्या था, उन्होंने ये देखना था कि हमारे इंडिया में SC ST के अलावा और बैकवर्ड क्लासेस कितनी हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन इक्वालिटी बेस्ड पे नहीं हो रही है, जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो थोड़े पीछे रह गए हैं एजुकेशन में या सोशली पीछे रह गए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, बिकॉज ऑफ देयर सेक्स, बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ देयर प्लेस ऑफ बर्थ। तो अब ये मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी, जिन्होंने ये कहा कि करीब 3700 के करीब मोर देन 3700, 3700 ऐसी कास्ट हैं जो बैकवर्ड क्लास हैं। अब ये ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने तो मोर देन 50% पॉपुलेशन की बात कह दी थी। मोर देन 50% पॉपुलेशन है जो वो बैकवर्ड क्लास हैं, क्योंकि एजुकेशन तब इतनी थी नहीं, तो सोशली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल थी? क्योंकि 23% रिजर्वेशन ऑलरेडी चल रही थी। किसकी 15% जो SCs की थी और 7% जो थी STs की थी। अब 23% ऑलरेडी थी और 50 और दे देते तो फिर 73 तक पहुंच जाना था। तो लेकिन रूल ये है कि 50% से आप ऊपर नहीं दे सकते थे। अब उसको ये करते करते मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद 1990s में VP सिंह की गवर्नमेंट ने इसको कंसीडर किया। कंसीडर करने के बाद वो OBC को 27% कोटे पे ले आए कि 27% कोटा हम देने के लिए तैयार हूँ अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन सी होंगी? वो बेस्ड होंगी कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं, जो पीछे रह गए हैं। तो उन्होंने कंसीडर किया और वो सारी जो मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसको कंसीडर किया कि 27% हम दे देते हैं। देने के बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डालेगी कि 27% में वो ही चीज़ें होंगी जो गरीब तबका होगा उसमें।
इसमें जो आपके ऊपर जो SC STs हैं वो लागू नहीं होते हैं, ये अदर बैकवर्ड क्लास हैं। उसके बाद ये लागू हो गई। लागू होने के बाद फिर नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई 1991 में। तो उन्होंने कुछ चीज़ें और ऐड कर दी। उन्होंने 10% जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे और वो गरीब थे उनको भी रिजर्वेशन देने के लिए बोला, और वो भी हो गई। अब एक्सीड हो गई है ये तो 50% से, क्योंकि 27% OBC हो गया और 23% SC ST हो गया, और 10% और देते तो ये तो 60% हो गया। अब ये 60% हो गया, पहले ये रूल नहीं था, लेकिन अब 60% हो गया है। तो अब एक केस हुआ जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1992 में, जिसमें जो 10% जो गरीब तबके को रिजर्वेशन दी गई थी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा, उसको स्टक आउट कर दिया कि आप ऐसी नहीं दे सकते हो। उसके बाद क्रीमी लेयर की एक कंसेप्ट डाली गई कि आप जो गरीब तबका है वो OBC में, उसको ही इसका बेनिफिट मिले, जो सोशली और बैकवर्ड क्लास हैं। कैसे क्रीमी लेयर? कैसे कि कुछ कुछ नॉर्म्स सेलेक्ट किए गए। अगर उनमें वो उनकी फैमिली में उनके फादर या उनकी मदर डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, जहाँ फिर कुछ ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ उनकी इनकम तब इनकम का स्रोत कुछ और था, लेकिन आज के संदर्भ में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अभी लेटेस्ट मैंने चेक नहीं किया, तो 8 लाख इसको मान लेते हैं। अब देख लेंगे कि क्या इसकी है, कि अगर 8 लाख से साल की आपकी आय इससे ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, और आप चाहे OBC में आ रहे हो, आपको क्रीमी लेयर होने की वजह से आपको OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कंसेप्ट चलती रही। उसके बाद देखा जाए तो अब उसी बेस्ड के ऊपर है मंडल कमीशन का जो ये वाला केस, जो इंदिरा साहनी वाला जो केस है, ये उसी के ऊपर है कि ये ऐसे करके हमने रिप्रेजेंटेशन OBC को 27% पे ले आए क्रीमी लेयर पे। उसके बाद क्रीमी लेयर की जो कंसेप्ट है वो M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में चैलेंज की गई कि ये जो हम SC और STs को, क्योंकि इसके बाद क्योंकि अगर देखा जाए तो इंदिरा साहनी में ये कह दिया था कि सीनियोरिटी बेस्ड पे आप किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते, चाहे वो ST है, चाहे वो SC है, चाहे वो OBC है। तो उसको फिर इसके बाद अमेंडमेंट की गई 1995 में, आर्टिकल 16 में। उसमें ये कुछ चीज़ें डाली गई कि हम सीनियोरिटी बेस्ड पे जो SC STs कैंडिडेट हैं, सीनियोरिटी बेस्ड पे उनके लिए जो सीटें हैं वो कुछ रिज़र्व करना चाहते हैं। तो उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो M नागराज में वो कुछ रूल निकाला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने ये कहा कि आप रिजर्वेशन सीनियोरिटी बेस पे जो दे रहे हो उस पे SC ST पे भी क्रीमी लेयर लगेगी, लेकिन वो क्रीमी लेयर जो होएगी वो OBC जैसी नहीं होगी। इसमें आपको जस्टिफिएबल डाटा कलेक्ट करना होगा गवर्नमेंट को कि वाकई सीनियोरिटी में उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और वो जस्टिफिएबल डाटा उनकी काम की क्षमता का भी एक प्रिंसिपल होगा कि आपकी उसकी जो काम है वो ही बंदों को सीनियोरिटी मिलेगी जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसको बाद में जर्नैल सिंह वाली जजमेंट में अभी लेटेस्ट चैलेंज हुआ, तो वो क्रीमी लेयर तो वैसे ही गए रहा, लेकिन वो जो रूल उन्होंने जस्टिफिएबल डाटा और ये कुछ डाला था वो अरेज हो गए, स्टक आउट कर दिए। तो फ़िलहाल अभी जो रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो इसी बेस्ड पे, इक्वालिटी के बेस्ड के ऊपर। अगर कोई रिजर्वेशन इक्विटी बेस्ड है तो वो गलत है, इक्वालिटी बेस्ड पे है तो वो सही है। इक्वालिटी बेस्ड में आपको बता दिया है कि कैसे आपको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनको पीछे थे वो आगे आ नहीं सकते थे विदाउट गिविंग रिजर्वेशन टू देम, तो वो उनको आगे लाने के लिए ये रिजर्वेशन दी थी। तो ये तो हो गया आर्टिकल 14 और 15 16 मैंने आपको बता दिया। तो कुछ चीज़ें PT पर्पज़ के लिए आपने खुद देख लेनी है, उसमें कौन कौन से वर्ड दिए हुए हैं। अक्सर जो पहली अमेंडमेंट हुई थी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 15 में हुई थी, वो आप देख लीजिएगा, वो 1951 में। उसके बाद कुछ केस लॉ आए थे, वो भी आप देख सकते हो। आर्टिकल 17 और 18
मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स एक्सटेंशन, ये सारे एक्सटेंशन है इक्वालिटी के। तो 17 में तो और 18 में ये इतना चीज़ें पढ़ने लायक नहीं है, ये आप अगर बेरक भी पढ़ लोगे तो इट्स सफिशेंट। हम अब आते हैं आर्टिकल 19 पे, जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है। राइट टू फ्रीडम, ये हमेशा इस पे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हमेशा क्वेश्चन आता है, खासकर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जुडिशरी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, कि आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, पहले वो 7 थे, अब वो 6 हो गए हैं, क्योंकि 19(1)(f वो उड़ा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट 1978 में, जो प्रॉपर्टी से डील करता था कि आप प्रॉपर्टी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो और अपनी प्रॉपर्टी से अपनी मर्ज़ी से प्रॉपर्टी कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। तो वो हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी के साथ था और वो उसको ख़त्म कर दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के साथ। अब क्या आर्टिकल 19 सुप्रीम है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारे फंडामेंटल राइट दे आर नॉट जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल मतलब, इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम नहीं है, दे आर क्वालिफाइड। क्वालिफाइड हैं और उनके ऊपर जो सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाई जा सकती हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन हमेशा रीज़नेबल होंगी। वो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे। तो आर्टिकल 19 टॉकिंग अबाउट स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वो कहाँ से निकला है? वो आर्टिकल 19 से निकला है। और अगर आर्टिकल 19 को पढ़ोगे तो राइट टू असेंबल, राइट टू मूवमेंट, ये सारे इसके पार्ट हैं। तो इसको भी कटेल किया जा सकता है। जैसे अगर देखोगे तो CRPC में एक सेक्शन है 144, वो ये कहता है कि आप 5 या 5 से ज़्यादा बंदे एक जगह पे खड़े हुए हैं, अगर उस किसी को इन्वायंस है, जहाँ पे लगता है ये झगड़ा हो सकता है, जहाँ स्टेट को लगता है कि यहाँ पे कुछ दंगे फसाद हो सकते हैं, तो वहाँ पे 144 लगा के उनको रोका जा सकता है। क्यों? आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है और मुझे कोई रोक नहीं सकता। राइट टू मूवमेंट, राइट टू एसोसिएशन आपकी रोकी जा सकती है। ऐसे ही ये IPC में अनलॉफुल असेंबली की कंसेप्ट है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बंदे, अगर आप उनको लगता है कि ये मॉब का रूप धारण कर रहे हैं, तो उनको वो अगर ऑफेंस करते हैं तो उनको रोका जा सकता है, उससे पहले रोका जा सकता है। तो ये कंसेप्ट है आर्टिकल 19 जो राइट टू स्पीच क्या है, अभी बड़ा लेटेस्ट चल रहा है कि आप कुछ भी किसके बारे में बोल रहे हो। और उसमें अगर आर्टिकल 19(2) में देखोगे तो कंटेम्प्ट वर्ड भी है, जो अभी प्रशांत भूषण ने अभी ट्वीट करके जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कुछ चीज़ें कही थी, उनके जजमेंट्स के बारे में। जहाँ एक जज थे वो बाइक पे, CJI हमारे बाइक पे थे और उनके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें कही थी। वो उनका कहना था कि ये उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में कही है। तो बाद में उनके ऊपर वो कंटेम्प्ट लगा और कंटेम्प्ट में उनको अभी उनको लायबल ठहराया गया। अभी उसके सेंटेंस के लिए 20 तारीख को डेट रखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका सुप्रीम नहीं है, उसके ऊपर कटेलमेंट लगाई जा सकती है। वो कटेलमेंट कहाँ है? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। वो हमारे 10 या 12 ग्राउंड्स हैं, जैसे यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए, जहाँ फ्रेंडली रिलेशन किसी स्टेट के साथ है उसको ध्यान में रखते हुए आपको वो चीज़ें कटेल की जा सकती है। तो इसके ऊपर इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत वाइड है और ये UPSC पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कैंडिडेट UPSC का है तो वो मेरे को टेक्स्ट कर सकता है, मैं उसको कुछ चीज़ें नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। उसके बाद आर्टिकल 20 आता है। आर्टिकल 20 जो अगर देखा जाए तो अगर जुडिशियल सर्विसेज में अक्सर मेंस में, खासकर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में मेंस में ये आर्टिकल 20 में से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको अरेस्ट के साथ जोड़ के। आर्टिकल 20 टॉकिंग अबाउट कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं बन सकते हैं। जैसे आज ऑफेंस अगर थेफ्ट नहीं है, बनाया नहीं है, और आज आप चोरी करते हो और चोरी करने के बाद आपको, जैसे आज डेट है 15 अगस्त 2020, आज थेफ्ट का ऑफेंस नहीं बना हुआ है, मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस नहीं बना हुआ है और आप चोरी आपने की और लॉ बाद में 1 साल बाद बनता है,
तो वो लॉ जब बनाया गया तो आपको वो सज़ा नहीं दे सकता है, क्योंकि लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली फॉलो नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है जो पीछे से लागू होगा, प्रोस्पेक्टिव जो आज से लागू होगा। तो सिविल लॉ में ऐसा नहीं है। सिविल लॉ आप रेट्रोस्पेक्टिवली, और टैक्स लॉ आप रेट्रोस्पेक्टिवली फॉलो कर सकते हो, आप बना सकते हो। लेकिन क्रिमिनल लॉ सेंटेंस देने के लिए आप नहीं बना सकते हो, किसी को कन्विक्शन करने के लिए वो आप नहीं बना सकते हो। डेट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये है। और दूसरी चीज़ डबल जियोपार्डी, वो आर्टिकल 22 में है। वो ये कहता है कि आप एक ही ऑफेंस में 2 बार किसी को सज़ा नहीं दे सकते। यही चीज़ अगर देखोगे तो मैं आपको CRPC में पढ़ाऊँगा, सेक्शन 300 भी सेम ही है। वो ये कहता है कि अगर एक बार बंदा डिस्चार्ज हो जाए या एक बार बंदा एक्विट हो जाए तो वही ऑफेंस के लिए आप उसको दोबारा ट्रायल नहीं उसका कर सकते। तो ये भी ट्रायल रोकता है। उसके बाद है आर्टिकल 20 क्लॉज 23 आपको आपके अगेंस्ट विटनेस बनाने के लिए रोकता है। लेकिन अगर CRPC के सेक्शन देखोगे तो सेक्शन 317 ये कहता है कि आप खुद अपने लिए विटनेस बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन ये रोकता है कि आपको किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप अपने लिए अपने अगेंस्ट कोई विटनेस बनो और एविडेंस दो। तो ये ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग इंक्वायरी, ये तीनों के लिए आपको रोकता है। तो ये हो गया 20। आर्टिकल 20 थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको तीनों में बता दिया आपको। आर्टिकल 21 उससे भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो 21 में पूरी क्लास ले सकता हूँ 1 घंटे के लिए। तो इसको थोड़ा सा कंपाइल करेंगे, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे ऊपर अपने देखेंगे। आर्टिकल 20 अगर देखें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला AK गोपालन वाला जो समय था तब, मेनका गांधी से पहले का, और दूसरा मेनका गांधी या मेनका गांधी के बाद वाला। तो पहले AK गोपालन वाला एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उन्होंने ये डिसाइड हुआ कि आर्टिकल 21 इज़ टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव जो आर्बिट्रेरीनेस है उसके ऊपर बात करता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव, ये जो IPS IAS ऑफिसर हैं, ये आर्बिट्रेरीली कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है, चाहे वो आर्बिट्रेरली हो किसी के अगेंस्ट। तो AK गोपालन ने ये फार्मूला सेट कर दिया। धीरे धीरे करते करते जब ये मेनका गांधी वाला केस आया, मेनका गांधी केस में थ्रू जस्टिस भगवती, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हमारे अब तक जो भी सिस्टम चल रहा था, ये AK गोपालन ने जो जजमेंट सेट की थी, ये बिल्कुल गलत है। आप पार्लियामेंट के ऊपर भी ये बर्डन है, उनके ऊपर भी ये लिमिटेशन है। आपने भी ऐसा कोई लॉ नहीं बनाना है जो आर्बिट्रेरी है। तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट जो है वो सुप्रीम है। इससे पहले पार्लियामेंट्री जो थी सुप्रीमेसी चल रही थी, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का दौर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। वो जो डिग्निटी की कंसेप्ट थी उसमें ये आया था कि आप ना तो ऐसा कोई रूल बना सकते हो और ना कोई आप आर्बिट्रेरी किसी रूल को पालना कर सकते हो। ये दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लग गई। तो मेनका गांधी का जो उसके बाद वाली जो कंसेप्ट थी वो आज भी वैसे के वैसे लागू हो रही है, कि क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अगर देखें तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन से काम किया जाता है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन से। लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर्स को बड़े ध्यान से किया जाता है कि हर बंदे ने अपना काम करना है। जैसे एग्जीक्यूटिव जो IPS IAS ऑफिसर हैं, जिन्होंने जो लॉ को एग्जीक्यूट करना है, जो लॉ को पालना करवानी है, उन्होंने अपना दायरे में रह के काम करना है। लेजिस्लेशन ने जो लॉ बनाते हैं उन्होंने अपना काम करना है, और जुडिशरी ने अपना काम करना है। ये होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थ्रू मैंडेमस रिट
लेजिस्लेशन को बता सकती है कि ये लॉ आपको बनाना पड़ेगा, या फिर अपनी अपनी तरफ से किसी भी केस में उनको लगता है कि ये लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है ये गलत है, उसको स्ट्रक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसी वजह से ये जो पार्लियामेंट्री जो सुप्रीमेसी है ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आपको बता सकता है कि ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट को हर हालत में बचाना है, और उसको कटेल करने के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ऐसे लॉ बनाते हैं जो लॉ आर्बिट्रेरी हैं या वो लॉ बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो उनको स्टक आउट किया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट है आर्टिकल 21 की। अब इसको अगर देखें तो अभी जो लेटेस्ट केसेस हैं उनको मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, जो अक्सर पीटी में आने के चांसेस हैं। पहला जो चारू खुराना वाला केस है, चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या हुआ था, एक जो बाहर से एक हेयर ड्रेसर थी जो लड़की, वो बॉम्बे में एक कॉन्टेस्ट हो रहा था हेयर ड्रेसिंग और ये मेकअप और ऐसा कंसेप्ट था, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती थी कि मैं ये कॉन्टेस्ट लड़ना चाहती हूँ। तो उनको मना कर दिया। मना किस ग्राउंड पे किया कि यू आर अ वोमेन एंड यू आर नॉट, आप इस कॉन्टेस्ट में नहीं भाग ले सकते क्योंकि ये मर्दों, ये इसमें मैन ही अकेले ले सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि आप बाहर से आए हैं और 5 साल लगातार बॉम्बे में नहीं रहे हैं, तो आप ये कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले सकते। तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गई, चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप कोई भी लॉ ऐसा नहीं हो सकता जो वोमेन को पीछे लेके जाए और सिर्फ मैन को ही आगे लेके आए। ऐसा लॉ बिल्कुल गलत होगा। तो उसको स्ट्रक आउट किया गया, और ये भी कहा गया कि आपने जो 5 साल वाला जो प्रोसेस बनाया हुआ है, क्योंकि वो इंडियन है, वो इंडियन सिटीज़न है, तो इसमें वहाँ यहाँ रहना या वहाँ रहना इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वहाँ की ने सिटीज़नशिप नहीं ले रखी है। तो आप उसके राइट टू लिवलीहुड को ख़त्म कर रहे हो, जो आर्टिकल 14 है, और उसकी इक्वालिटी के प्रिंसिपल को फिर फॉर्मुलेट किया। तो आर्टिकल 14, 19 और 21 ये एक गोल्डन लाइन है, जो अगर देखा जाए तो 14 अकेले में अपने आप कुछ नहीं है, 19 अपने आप में कुछ नहीं है, 21 अपने आप में कुछ नहीं है। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये फंडामेंटल राइट की जो वो कंसेप्ट है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पे थ्रू वेरियस जजमेंट्स में बताई है, उसको आगे लेके आती है, और ये कंसेप्ट और मजबूत होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को और मजबूत करती है। तो चारू खुराना वाला केस हो गया। उसके बाद केस हुआ कि जो आर्टिकल 15 में वर्ड सेक्स दिया गया है, क्या वो मैन एंड वोमेन की बात करता है? तो एक केस आया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये कहा गया कि वो जो सेक्स वर्ड है ना, उसमें वो जेंडर न्यूट्रल भी है, और उसमें ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड है, और ट्रांसजेंडर को जो है वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, क्यों? सिर्फ उनको उनके सेक्स की वजह से, सेक्स ओरिएंटेशन की वजह से। तो इसलिए उनको बैकवर्ड क्लास में डाला गया, और उनको बराबर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उनको आगे लेके गए। और सेक्स के जो वर्ड वहाँ पे गया, वो जो डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड आर्टिकल 15 में उसमें इंक्लूड किया गया, और वो ट्रांसजेंडर आज मैन वोमेन के इक्वल राइट्स पे आ गए हैं। उसके बाद मैंने जजमेंट आपको बता दी थी, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। वो बिल्कुल राजवाला और वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जैसी है, जिसमें पंचायत इलेक्शन होने थे और कुछ कुछ प्रिस्क्राइब चीज़ें की थी कि ये चीज़ें होंगी तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हो। तो जावेद में था कि आपके अगर दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल एक मैकेनिज़्म है, और ये आपके इंस्टिंक्ट को, आपके अंदरूनी चीज़ों को ख़त्म नहीं करता है। तो आप इस पे ये नहीं कह सकते कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इलेक्शन, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, जैसे राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है। तो उसमें ये चीज़ हो गई है। उसके बाद अभी लेटेस्ट इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था,
जिसमें रेप की कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा देखा था, जिसमें रेप की डेफिनेशन अगर देखें आईपीसी में सेक्शन 375 की एक्सेप्शन 2 में, जिसमें ये कहा था कि 15 साल या 15 साल से ऊपर कोई लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने घर वाले के साथ उसके होते हैं ड्यूरिंग आफ्टर मैरिज, तो वो रेप कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो लेकिन अगर पॉक्सो एक्ट देखोगे, पॉक्सो एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला, तो 2012 में जो आया था, उसमें जो एज डाली गई है वो एज 18 डाली गई है। 18 से कम वाले जो बच्चे होंगे वो पॉक्सो में डील किए जाएंगे। और इधर आप 375 एक्सेप्शन 2 में ये कर रहे हो कि एक्सेप्शन 2 में कि 15 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे वो जो लड़की जिसकी शादी हो चुकी है और उसके साथ कोई उसकी मर्जी से भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये वायलेशन है अगेंस्ट द इक्वलिटी प्रिंसिपल और वुमेन्स के जो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी उसके अगेंस्ट है। तो इसको जो है एक्सेप्शन 2 को स्टक आउट किया गया और उसको जो एज है वो 18 कर दी। अब 18 से नीचे कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ अब अगर वुमेन के साथ ऐसा होता है तो वो कोर्ट में जा सकती है और रेप की एक कंप्लेंट दे सकती है। उसके बाद एक और कंसेप्ट इसमें आई कि ये जो अभी लेडीज़ का जो ये जो करते हैं वास्टोटॉमी, क्या कहते हैं इसको, वास्कोटॉमी करते हैं, क्या ये लेडीज़ की ही अकेली क्यों की जाए, क्यों ना मेंस की भी की जाए? ये भी राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ये एक केस था, वो केस मैं थोड़ा सा भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो देख लीजिएगा। तो आर्टिकल 21 मैंने आपको बता दिया है। अब राइट टू लाइफ में क्या चीज़ें आती हैं? राइट टू हैव अ गुड वाटर, राइट टू फ्री एनवायरनमेंट, राइट टू शेल्टर। तो राइट टू मैरिज क्या फंडामेंटल राइट है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट में ये कहा है कि आप अपने इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग किसी से भी विदाउट एनी रिलीजन, कास्ट को ध्यान में रखते हो आप किसी से भी शादी कर सकते हो। आपकी एज 18 और 21 जो भी प्रिस्क्राइब की गई है वो आप कर सकते हो। ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू चूज़ योर पार्टनर एज़ पर योर ओन विश। तो उसके बाद आर्टिकल 21 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देखें तो आर्टिकल 21 में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैं लगातार डिस्क्राइब करूँगा तो काफ़ी चीज़ें लंबी हो जाएंगी, तो हमने और भी करनी है। तो आर्टिकल 22 क्रिमिनल लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही चीज़ें बताता है कि अरेस्ट करते, क्योंकि दो तरह की डिटेंशन होती है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन और एक पनिशमेंट के दौरान जो डिटेंशन की जाती है। प्यूनिटिव वो है जो जैसे एक होती है प्रिवेंटिव और एक प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव ये है कि आपको अपराध करने से रोका जाएगा, और प्यूनिटिव वो है जो आपने अपराध किया है अब उसकी आपको डिटेंशन मिलेगी। तो उसके प्रिस्क्राइब्ड रूल बनाए गए हैं, वो आर्टिकल 22 में है, जो एक्सटेंशन है आर्टिकल 21 की, तो वो आप देख सकते हो। ये अक्सर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जुडिशरी में आता है। आर्टिकल 23 और 24 इसकी ही 21 की एक्सटेंशन है। आर्टिकल 23 इज़ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 23 इज़ टॉकिंग अबाउट बॉन्डेड लेबर्स। जो ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर है ये बिल्कुल नहीं होगी। जो बच्चे बैगरिंग करते हैं, आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि वो बैगर बने या बैगिंग करे। तो अगर कोई बैगिंग कर भी रहा है तो ये इट्स ऑफेंस, अब ऑफेंस बन गया है। वो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया उसके ऊपर, लेकिन वो अभी पालना नहीं हो रही, तो कुछ नहीं। आर्टिकल 24 में आ जाओ। 24 में ये है कि जो बच्चे छोटे हैं, 14 साल से कम हैं, उनको हजारियस एक्टिविटीज़ के लिए रोका गया है और इस पे लॉ बनाए गए हैं पार्टिकुलर। तो इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आर्टिकल देख सकते हो तो सफिशेंट है। उसके बाद आता हो आर्टिकल 25 बात करता है राइट टू रिलीजन की। 25 बात करता है राइट टू रिलीजन इंडिविजुअल राइट्स की। 26 बात करता है इंस्टीट्यूशनल रिलीजियस राइट्स की। तो ये भी रिलीजन राइट है, जो ये भी अब मान लीजिए राइट टू रिलीजन है। जो आपको मैं थोड़ा सा पहले ये बताना चाहता हूँ, सिटीज़न को कौन कौन से एक्सक्लूसिवली राइट जो सिटीज़न को दिए गए हैं वो है 15, 16, 19, 29 और 30।
और जो अदर दिए गए हैं, अब आर्टिकल 14 अगर देखोगे तो एनी पर्सन वर्ड वहाँ पे दिया गया है। अब एनी पर्सन का मतलब है उसमें चाहे सिटीज़न है चाहे नॉन सिटीज़न है, वो सबको वो दिए जाएंगे। अब जो नॉन सिटीजन्स को राइट दिए गए हैं वो आर्टिकल 14, 20, 21, 23 से लेके 28 तक, ये सारे नॉन सिटीजन्स को हैं। और लेकिन सिटीजन्स को कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिटीजन्स को हैं। तो आर्टिकल 25 में हम बात करें तो इसकी तीन चार लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है? पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड अदर फंडामेंटल राइट। अगर देखें, सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट, सब्जेक्ट टू मोरालिटी, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ये अगर चीज़ें शुरू में डाली गई हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू रिलीजन आपका सुप्रीम नहीं है। जैसे अगर मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद में आप प्रेयर करने जा रहे हो और रश इतना हो गया कि आपने सड़क सारी पे आपने जाम लगा दिया है, तो दूसरे बंदे जो आ रहे हैं उनका राइट टू वे वो अब्रिज हो रहा है। आप राइट टू रिलीजन एक्साइज कर रहे हो, उसकी एक्साइज में आपका दूसरे का राइट टू वे आप ख़राब कर रहे हो, तो कौन सा ऊपर जाएगा? राइट टू वे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू एनी फंडामेंटल राइट प्लस मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ। इन चारों ग्राउंड्स के ऊपर आपका फंडामेंटल राइट टू रिलीजन आप कर्टेल किया जा सकता है। तो ये हो गया राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन में आप प्रोफेस कर सकते हो, अपने बढ़ावा करा सकते हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होगा उसका। प्रोपोगेट कर सकते हो, आप लोगों को बता सकते हो कि ये मेरा मैं शो कर सकते हो अपना कड़ा डाल के, अपना कृपान डाल के, आप अपना हिजब जो भी आप डालते हो मुस्लिम में और हिंदूज़ में जो पीछे वो करते हो वो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होगा आपका। आप अपने रिलीजन को बढ़ावा करा सकते हो, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होगा। अभी बहुत से केस लॉ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पहुँचे हैं, जिसमें क्रिश्चियंस जो ये आया था कि क्रिश्चियंस जो हैं वो अपना अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने जो फंडामेंटल राइट्स जो दूसरों के हैं वो अब्रिज कर रहे हैं, और उनके ऊपर पैसे से या उसके तरीके से वो उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं, जहाँ और कोई धर्म अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। आप पैसे से या उनको दबाव से किसी को अपने धर्म में शामिल नहीं करा सकते, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। उसकी कंसेंट से वो आना चाहता है तो वो आ सकता है। तो ऐसे ही आर्टिकल 26 है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजन की बात करता है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन रिलीजियस एस्टेब्लिश कर सकते हो, तो कर सकते हो। तो 26 भी इतना ज़्यादा नहीं। 27 को मैंने जजिया कर के नाम से मैंने याद किया हुआ है कि आप किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, या किसी धर्म को नीचे दबाने के लिए उससे टैक्स नहीं ले सकते। तो टैक्स जो प्रणाली अपनी इंडिया की है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही एप्लीकेबल होगी, सब पे बराबर टैक्स लगाया जाएगा और उसकी आय के अकॉर्डिंग। तो 27 ये कहता है। तो 28 में आपका ये है कि आप ऐसी एजुकेशन नहीं दे सकते जो रिलीजियस है, तो वो 28 भी थोड़ा छोटा है, आप उसको देख सकते हो बेरेक्ट से। 29 और 30 इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। वो ये कहता है कि अगर आपके आइडेंटिटी आपकी थोड़ी सी डिफरेंट है, आपका स्क्रिप्ट, आपकी लैंग्वेज, आप मिनॉरिटी हो, तो आपकी वो डिफरेंट है, आप उसको सेव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो। तो आर्टिकल 30 आप इंस्टीट्यूशन की बात करता है कि आप इंस्टीट्यूशनल इस्टेब्लिश कर सकते हो, और स्टेट गवर्नमेंट आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। डिस्क्रिमिनेशन गिविंग अ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी आपको आप अक्वायर करना चाहते हो तो आपको कहे कि या नहीं, आप तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। तो हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट है सेकुलरिज्म की वो ये है कि हमने वेस्टर्न से जो कंसेप्ट है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। वेस्टर्न में सेकुलरिज्म की जो कंसेप्ट है, धर्मनिरपेक्ष की जो कंसेप्ट है, उसमें ये है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग रहेगी। हमारे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे हर एक धर्म को बढ़ावा कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पॉजिटिव एक्शन लेने होंगे और सारे धर्मों को बराबर समझना पड़ेगा और सबको बराबर लेके आगे बढ़ना होगा।
तो ये हमारी कंसेप्ट है। तो आर्टिकल 30 भी यही बात कहता है। 30 ये कहता है कि अगर कोई कल्चरल या उस किसी की आइडेंटिटी लैंग्वेज बेस्ड या कल्चरल बेस्ड या लैंग्वेज बेस्ड अलग है, तो वो अपने इंस्टीट्यूशन उसके रिगार्डिंग अगर बनाना चाहता है तो स्टेट गवर्नमेंट उससे इक्वालिटी बेस्ड पे प्रिंसिपल पे पर काम करेगी कि आपको प्रॉपर्टी देते हुए ये नहीं कहेगी कि आप तो पार्टिकुलर धर्म को आगे लेके जा रहे हो, तो वो उनको प्रॉपर्टी एज अ सेम प्रिंसिपल पे देनी होगी। तो उसके बाद आर्टिकल 32 बात करता है। 32 में जो मैंने रिट्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। तो यहाँ 32 में आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फंडामेंटल राइट है। देखो, दूसरे तो फंडामेंटल राइट आपको दिए गए थे, वो ये कहते थे कि ये चीज़ें आपको ये राइट इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन 32 ये कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाने का भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये बाकी फंडामेंटल राइट अगर होते और 32 ना होता तो बाकी मीनिंगलेस हो जाना था। तो इसकी वजह से आर्टिकल 32 को कहते हैं सूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। B.R. अम्बेडकर ने कहा था सूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पीटी का क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल में फंडामेंटल राइट से अलावा इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और फंडामेंटल राइट को करने के लिए क्लासें 3-4 और भी ली जा सकती हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप कहोगे तो मैं और भी ले सकता हूँ। कुछ चीज़ें अगर कुछ रह गई हैं मैंने वो बताई हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है और कंसेप्ट बेस्ड है। बाकी बेयर एक्ट आपको पढ़ना है और मेरी क्लास सुन सकते हो। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ वर्मा सर का, जो अभी जिन्होंने मेरा ग्रुप ये मेरा पेज ज्वाइन किया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है थ्रू आउट लॉ में। वर्मा सर, उनका वेलकम। और कुछ मेरे फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया है जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, उनका भी थैंक यू जो समय समय पर मुझे मैसेजेस टेक्स्ट कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।